क्या हो अगर हमें बचाने वाले ही हमें ख़त्म करने पर आ जाएं? आज की कहानी एक ऐसे ही भयानक मंजर की है जहां एक बेहद डेवलप्ड एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आती है, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बल्कि धरती को इंसानों से साफ करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1928 से भारत के काराकोरम पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर। यहाँ हम एक अकेले पर्वतारोही को देखते हैं जो कड़ाके की ठंड में एक अजीब सी चीज़ खोज लेता है। बर्फ के बीचों बीच एक चमकती हुई गोलाकार वस्तु पड़ी थी। वो उसे छूकर देखता है लेकिन कोई हलचल नहीं होती। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उस गोले पर एक हल्का सा वार करता है। जैसे ही धातु उस गोले से टकराती है, एक तेज चकाचौंध रोशनी निकलती है और उसके अंदर उसे सितारों जैसा एक ब्रह्मांड दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो गोला गायब हो चुका होता है, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान रह जाता है। उसे खबर भी नहीं थी कि उस पल एलियंस ने उसका डीएनए ले लिया था और यही डीएनए दशकों बाद पूरी मानवता के भाग्य का फैसला करने वाला था। अब हम आते हैं वर्तमान समय में। अंतरिक्ष में एक अनजान चीज 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। रफ्तार इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी रडार या मिसाइल इसे रोक नहीं सकती। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये न्यूयॉर्क शहर से टकराएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि वो लोगों को सुरक्षित निकाल सकें। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो आग का गोला पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही धीमा हो जाता है। वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के ऊपर आकर रुक जाता है और धीरे धीरे ज़मीन पर उतरता है। ये कोई उल्का पिंड नहीं था, ये एक स्पेसशिप था। जैसे ही ये स्पेसशिप ज़मीन को छूता है, पुलिस और सेना तुरंत उस जगह को चारों तरफ से घेर लेती है। टैंक, मशीन गन और स्नाइपर्स, हर किसी की उंगली ट्रिगर पर है। माहौल में इतना तनाव है कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। तभी उस स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है। अंदर से एक तेज रोशनी आती है और धुएं के बीच से एक आकृति बाहर निकलती है। ये कोई भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव है। उसके शरीर पर एक बायोसूट है। सेना की टुकड़ी में मौजूद साइंटिस्ट डॉक्टर हेलन बेंसन हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं। वो उस एलियन से संपर्क करना चाहती हैं। एलियन अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन एक सैनिक का हाथ कांपता है और उसकी बंदूक से गोली चल जाती है। गोली सीधे एलियन के सीने में जा लगती है और वो हेलन की बाहों में गिर पड़ता है। यही वो गलती थी जिसने हमारी दुनिया लगभग खत्म कर दी। एलियन के गिरते ही उस स्पेसशिप से एक और चीज बाहर आती है। एक विशालकाय लगभग 100 फीट ऊंचा रोबोट, जिसे हम ज्योआर्टी कहते हैं। उसकी एक ही नजर से आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे टैंक, सारी बंदूकें जाम हो जाती हैं। एक कान फोड़ देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकलती है, जिससे सारे सैनिक दर्द से जमीन पर गिर जाते हैं। वो रोबोट इंसानों को कुचलने ही वाला होता है कि घायल एलियन उसे रुकने का इशारा करता है। अपने ही कातिलों को वो एलियन उस रोबोट के कहर से बचाता है। सेना तुरंत उस घायल एलियन को एक गुप्त मिलिट्री बेस में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। जब वे उसका सूट उतारते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अंदर से वो बिल्कुल सन 1928 वाले उस पर्वतारोही जैसा दिखता है। ये एलियन है क्लाटू। उसका शरीर इंसानी डीएनए से बनाया गया है ताकि वो धरती के वातावरण में रह सके। जब क्लाटू होश में आता है तो अमेरिका की रक्षा मंत्री उससे पूछती हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्लाटू का जवाब बहुत शांत लेकिन दिल दहलाने वाला था। वो कहता है, मैं यहाँ पृथ्वी को बचाने आया हूँ। रक्षा मंत्री खुश होती हैं कि वो हमारी मदद करने आया है, लेकिन क्लाटू का मतलब कुछ और था। वो कहता है, तुम इंसान पृथ्वी को मार रहे हो। अगर पृथ्वी मर गई तो तुम भी मर जाओगे, लेकिन अगर तुम इंसान मर गए तो पृथ्वी बच जाएगी। क्लाटू का मानना है कि इंसान पृथ्वी के लिए एक वायरस की तरह है और पृथ्वी को बचाने के लिए इस वायरस को मिटाना ज़रूरी है। वो संयुक्त राष्ट्र में बात करना चाहता है, लेकिन रक्षा मंत्री उसे मना कर देती हैं और उसे कैद करने का आदेश देती हैं। वे क्लाटू से सच्चाई उगलवाने के लिए उसे मशीनों से जोड़ते हैं, लेकिन वे उसकी शक्तियों को नहीं जानते थे। क्लाटू सिर्फ अपनी आंखों से उस पूछताछ करने वाले अधिकारी के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है। वो बिना हाथ पैर हिलाए अपनी सोच से उस पूरे हाईटेक बेस की बिजली गुल कर देता है और वहाँ से बड़े आराम से सूट बूट पहनकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो हेलेन से संपर्क करता है। हेलेन को लगता है कि क्लाटू को समझना ज़रूरी है, इसलिए वो उसे भगा ले जाती है। हेलेन के साथ उसका सौतेला बेटा जैकब भी है। जैकब अपने पिता की मौत से दुखी है और क्लाटू को एक दुश्मन मानता है। वो उसे एक घुसपैठिया समझता है। क्लाटू हेलेन को एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ एक चीनी बुजुर्ग आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ये आदमी भी एक एलियन है जो 70 सालों से पृथ्वी पर एक जासूस बनकर रह रहा था। यहाँ वो बहुत ही गहराई से बात करते हैं। क्लाटू पूछता है, क्या इंसान सुधर सकते हैं? वो बुजुर्ग एलियन कहता है, इंसान विनाशकारी हैं, ये नहीं बदलेंगे, इनका स्वभाव ही तबाही है। क्लाटू फैसला सुनाता है, तो फिर प्रक्रिया शुरू करनी होगी, इन्हें खत्म करना होगा।
लेकिन हैरानी की बात देखिए, वो बुजुर्ग एलियन पृथ्वी छोड़कर जाने से मना कर देता है। वो कहता है, मुझे इंसानों से प्यार हो गया है, इनकी कमियों के बावजूद इनमें कुछ ऐसा है जो खास है, मैं इनके साथ ही मरना पसंद करूंगा। क्लाटू ये समझ नहीं पाता कि कोई इंसानों जैसी विनाशकारी प्रजाति से प्यार कैसे कर सकता है। उधर रेगिस्तान में स्थित मिलिट्री बेस पर सेना ने उस विशाल रोबोट जीवाट को कैद कर रखा था। वे उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्लाटू के आदेश मिलते ही वो विशाल धातु का रोबोट बिखरने लगता है। वो ठोस धातु नहीं था, बल्कि अरबों खरबों छोटे छोटे कीड़ों से बना था। ये कीड़े आंधी की तरह उड़ते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज, धातु, इंसान, पत्थर, गाड़ियां, सब कुछ खा जाते हैं। ये दृश्य बेहद खौफनाक है। एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर जा रहा होता है, उसे सामने काले धब्बे दिखते हैं। वो वाइपर चलाता है, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा ट्रक और वो खुद हवा में गायब हो जाते हैं। कीड़ों का ये झुंड एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम को पल भर में धूल बना देता है। इन कीड़ों का काम सिर्फ एक है, पृथ्वी की सतह से हर उस चीज को मिटा देना जो इंसान ने बनाई है, और खुद इंसानों को भी। ये कयामत की शुरुआत थी। विनाश शुरू हो चुका है, लेकिन हेलेन हार नहीं मानती। वो क्लाटू को यह साबित करना चाहती है कि इंसान बदल सकते हैं। वो उसे जंगल में रहने वाले एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक प्रोफेसर बर्नहार्ट के घर ले जाती है। प्रोफेसर के घर में क्लाटू एक ब्लैक बोर्ड पर लिखी अधूरी मैथ की इक्वेशन को देखता है और उसे पल भर में पूरा कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि क्लाटू की बुद्धि इंसानों से बहुत परे है। प्रोफेसर उससे कहते हैं, क्लाटू, तुम कहते हो हम विनाश के कगार पर हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान तभी बदलते हैं जब वे विनाश के कगार पर होते हैं। केवल खाई में गिरने के डर से ही हम विकसित होते हैं। ये हमारा समय है, इसे हमसे मत छीनो। ये बात क्लाटू को सोचने पर मजबूर करती है। तभी वहां सेना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। जैकब, जो अब तक क्लाटू से नफरत करता था और समझ नहीं पा रहा था, उसने चुपके से सेना को उनकी लोकेशन बता दी थी। हेलीकॉप्टर उन पर मिसाइल दागते हैं, लेकिन क्लाटू अपनी शक्तियों से उन मिसाइलों को बेकार कर देता है और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। इस भगदड़ में जैकब एक पुल से गिरने वाला होता है। क्लाटू उसे बचा लेता है। ये देखकर जैकब का नजरिया बदलने लगता है। उसे समझ आता है कि क्लाटू सिर्फ मारने नहीं आया है। भागते भागते वे एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। जैकब अपने पिता की कब्र के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो क्लाटू से विनती करता है, प्लीज मेरे पापा को जिंदा कर दो, तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं। क्लाटू कहता है कि वो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। वो समझाता है, मृत्यु अंत नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है, शरीर तो बस एक आवरण है। ये सुनकर जैकब टूट जाता है, लेकिन हेलेन उसे संभालती है, उसे गले लगाती है और दिलासा देती है। माँ और बेटे का ये प्यार, ये दर्द और एक दूसरे के लिए उनका समर्पण देखकर क्लाटू का पत्थर जैसा दिल पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि इंसानों में एक चीज है जो एलियंस में नहीं है, भावनाएं और प्रेम। उसे लगता है कि शायद प्रोफेसर सही थे, अगर इंसानों को मौका मिले तो वे बदल सकते हैं। क्लाटू पहली बार महसूस करता है कि इंसानों में भी जीने का जज्बा है। अब समय बहुत कम बचा है। वो कीड़े या नैनो बोट्स का तूफान न्यूयॉर्क शहर में घुस चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। सब कुछ खत्म हो रहा है। क्लाटू हेलेन और जैकब को लेकर सेंट्रल पार्क में उस विशाल गोले की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जो इन कीड़ों को रोक सकती है। जैकब के शरीर में कुछ नैनो बोट्स घुस जाते हैं। उसका खून बहने लगता है। हेलेन रोती है, क्लाटू से भीख मांगती है कि उसके बेटे को बचा ले। क्लाटू अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन कीड़ों को जैकब के शरीर से निकालकर अपने शरीर में ले लेता है। वो हेलेन से कहता है, इंसान केवल संकट के कगार पर ही बदल सकते हैं, और फिर वो उन कीड़ों के बवंडर की तरफ चल पड़ता है। क्लाटू आंधी से लड़ते हुए गिरते पड़ते उस विशाल गोले तक पहुंचता है। कीड़ों का झुंड उसे पूरी तरह घेर लेता है। उसका शरीर टूटने लगता है, लेकिन अपनी आखिरी ताकत लगाकर वो अपना हाथ उस स्पेसशिप पर रख देता है। जैसे ही वो स्पेसशिप को छूता है, एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट होता है। एक तेज रोशनी निकलती है जो पूरे शहर में फैल जाती है। ये विस्फोट उन सारे नैनोबोट्स को तुरंत निष्क्रिय कर देता है। वे कीड़े जो दुनिया खाने चले थे, बेजान होकर बर्फ के टुकड़ों की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन इसकी एक कीमत थी। इस विस्फोट ने पूरी दुनिया की बिजली, सारी मशीनें, सारे हथियार हमेशा के लिए बंद कर दिए। घड़ियां रुक गईं, गाड़ियां थम गईं, फोन बंद हो गए। वो विशाल स्पेसशिप क्लाटू की चेतना को लेकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अंत में हम देखते हैं कि हेलेन और जैकब उस शांत अंधेरे शहर में खड़े हैं। ये सन्नाटा कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्लाटू ने हमें दूसरा मौका दिया है, ये सोचने का मौका कि हम अपनी धरती के साथ क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी चली गई, लेकिन इंसानियत बच गई। तो दोस्तों, ये थी द अर्थ स्टूड स्टिल मूवी की कहानी, जहां एलियंस ने हमें मारने का फैसला किया, लेकिन हमारी भावनाओं ने उन्हें हरा दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।